आज के इस वीडियो में हम वार यानी कि युद्ध की क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और विभिन्न देश युद्ध क्यों करते हैं, किस किस टाइप के युद्ध होते हैं और क्या वजह है, क्या कारण है, कौन कौन सी थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डेवलप हुई है जो ये बताए कि युद्ध देश क्यों करते हैं। इन सारी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। जब से देश बने हैं तब से युद्ध होते रहे हैं। युद्ध मनुष्यों के बीच में भी होते हैं, दो ग्रुप समूह के बीच में भी होते रहे हैं, देश के अंदर भी होते हैं और देशों के बीच में भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम जिस युद्ध की बात करते हैं वो उन युद्धों की बात करते हैं या तो दो देशों के बीच में होता है मुख्यतः, जिसमें सरकारें शामिल होती हैं, या फिर एक देश के अंदर सरकार पर अपना अधिकार जमाने के लिए दो गुटों के बीच में भी हो सकता है, जिसको सिविल वार या गृह युद्ध भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि युद्ध को का मीनिंग क्या है, क्या अर्थ है। अलग अलग विचारकों ने या अलग अलग शब्दकोश में अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं युद्ध के बारे में। तो सबसे एक सामान्य सी परिभाषा है आर्म्ड फाइटिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज और ग्रुप। दो या दो से ज़्यादा देशों के बीच में या समूह के बीच में जब आर्म्ड फाइटिंग होती है, यानी कि उसमें सेनाएं शामिल होती हैं, उसमें हथियार के आधार पर लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसको हम युद्ध की संज्ञा देते हैं, जिसमें वायलेंस भी होती है और सेना यानी कि फोर्स भी उसमें शामिल होती हैं। दो देश कम से कम शामिल होते हैं, दो देशों से ज़्यादा देश भी उसमें शामिल हो सकते हैं जो किसी न किसी मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम फैसला ताकत से ही होता है, यानी कि युद्ध से ही होता है। हालांकि अपने विवादों को सुलझाने के लिए और बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं, विदेश नीति बनाई जाती है, डिप्लोमेसी होती है, संधियाँ की जाती है, वार्ता की जाती हैं, समिट शिखर सम्मेलन होते हैं, बहुत सारे रास्ते अपनाए जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी रास्ते से यदि कोई विवाद नहीं सुलझता और सारे रास्ते फेल हो जाते हैं तो फिर अंतिम जो साधन बचता है उस विवाद को सुलझाने का वो युद्ध है। और उस युद्ध में जो ताकतवर होता है वो अपना बात मनवा लेता है और जीत जाता है और कमज़ोर हार जाता है। तो यही बात इसमें कही गई है जो ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि वार एक कॉन्टिन्यूएशन है पॉलिटिक्स का। जब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है, डिप्लोमेसी हमने पहले पढ़ी भी थी, डिप्लोमेसी में जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, हम अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन जब शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं बनती तो उसका मतलब डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और फिर उसका स्थान युद्ध ले लेता है, यानी कि फिर देश जो है वो ताकत के आधार पर उन विवादों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। अदर्स वार एज ए रिजल्ट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम। और कुछ युद्ध को कुछ तो विचारक देखते डिप्लोमेसी फेल होने का नज़रिया कि डिप्लोमेसी फेल हो गई इसलिए युद्ध हुआ, और कुछ देखते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम चला हुआ, जो एक किस्म से सिस्टम डेवलप हो रखा है, जो देश अपने एडजस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने हितों को, अगर वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो इसका मतलब वो फिर युद्ध का रास्ता जो है वो देश अपनाते हैं। ऐसे बहुत सारे युद्ध होते रहे हैं। भारत का भी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, चीन के साथ भी युद्ध हुआ है, और वर्ल्ड वार भी हुआ जिसमें बहुत सारे देश दुनिया के शामिल थे और बहुत सारा विनाश हुआ था। तो ये सभी युद्ध में आर्म्ड फोर्सेस का शामिल होना आवश्यक माना जाता है। जो सिविल वार हमने पढ़ते हैं हम अपने सिलेबस में भी, वो एक किस्म से वार नहीं था, एक टेंशन की स्थिति थी, कोई युद्ध नहीं था, इसलिए हम उसको युद्ध की श्रेणी में नहीं रखते, भले ही बोलने में उसको कोल्ड वार शब्द में यूज करते हैं। एक फिर यहाँ समझना कि वार और बैटल में क्या फ़र्क है। लड़ाई में वार जो होती है, एक वार के अंदर कई बैटल होती हैं, अलग अलग बैटल तो होती है जहाँ पर दो सेनाएं आपस में किसी एक पॉइंट पर टकराती हैं, तो उसमें दोनों में जैसे वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार एक युद्ध था, बहुत बड़े देश थे, लेकिन उसमें कई जगह लड़ाइयाँ हुई थी। कहीं पर रूस की हिटलर की सेना के साथ हुई थी, कहीं पर ब्रिटेन की हिटलर के साथ हुई थी, या अमेरिका जापान, वो अलग अलग जगह पे जो लड़ाइयाँ हुई थी
जो जहाँ पर दोनों सेनाएं टकराई थी आपस में, उनको लड़ाई बोलते। और पूरा जो स्ट्रेटेजिक वे में अपने हितों को पूरा करने के लिए, उसको जीतने के लिए जो संघर्ष किया गया था, वो एक युद्ध की स्थिति है। जैसे अगर भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुए, अगर उनसे कहते हैं युद्ध अलग अलग मोर्चों पर, एक लड़ाई बांग्लादेश के बॉर्डर पर लड़ी गई, एक लड़ाई राजस्थान के बॉर्डर पर लड़ी गई, एक लड़ाई कश्मीर के बॉर्डर पर लड़ी गई, तो ये अलग अलग लड़ाई थी, लेकिन पूरे एक युद्ध था। युद्ध एक बड़ी चीज़ है जिसमें लड़ाई खत्म होने के बाद भी युद्ध चलता रह सकता है। बैटल आर बिटवीन सोल्जर्स, यानी कि जिसमें जो सैनिकों के बीच में होती हैं, और वार इज बिटवीन कंट्रीज और नेशन, जो युद्ध होता है वो देशों के बीच में होता है। बैटल कैन बी वॉन एंड लॉस्ट, बैटल जीती भी जा सकती है, हारी भी जा सकती है, बट इट मे नॉट डिटरमाइन द एंड ऑफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई हार गए तो युद्ध हार गए, युद्ध फिर भी चलता रहता है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में भी कई मोर्चों पर जो अलायंसेज पावर थी, जो मित्र सेनाएं थी, मित्र देशों की सेनाएं, तो कई जगह पर लड़ाई हार गई थी, लेकिन अंत में युद्ध वो जीत गई। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि लड़ाइयाँ देश हारने के बाद भी एक दो लड़ाई हार जाते हैं, लेकिन अगली लड़ाई जीत जाते हैं और आखिर में युद्ध जीत जाते हैं। बैटल्स आर यूजुअली शॉर्ट टर्म वाइल वार्स आर लेंथी, बैटल्स जो हैं वो थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन वार लंबा चलता है। वार इज कॉमनली यूज टू रेफर द कंट्री और पर्सन स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग अगेंस्ट अदर, वार जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के द्वारा लड़ा जाता है वार, बैटल फिजिकल कन्फ्लिक्ट होती है। तो ये अंतर है वार में और बैटल में। कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है और इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, वार की जगह बैटल या बैटल की जगह वार। यहाँ हम स्टडी करेंगे वार की, वार क्या होता है। एक युद्ध में कई बार जो देश होते हैं वो ऐसे काम करते हैं जो कि अनैतिक माने जाते हैं। आम आदमियों को मारना, युद्ध में कुछ नियम बनाए जाते हैं कि इसमें आपको ये चीज़ नहीं करनी, चाहे भले ही दूसरा देश आपका दुश्मन, आप उसको हराना चाहते हैं, लेकिन आप उसके आम आदमी के साथ एट्रोसिटी, या वहाँ की जनता, अगर आपने उस देश को हरा दिया तो वहाँ की जनता के साथ आप क्रूरता नहीं बरतोगे, या वहाँ के सैनिकों के साथ आप क्रूरता नहीं बरतोगे। लेकिन वास्तव में होता है ऐसा कि ज़्यादातर वर्ल्ड वार में भी और भी ज़्यादातर युद्धों में ऐसा होता है कि जो देश हार जाता है वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जीतने वाली सेना बहुत ज़्यादा करती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रेप की घटनाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो उनको दास बना लिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, या उनके साथ और सेक्सुअली हरासमेंट किए जाते हैं। तो कई तरह के अत्याचार करती हैं जीती हुई सेनाएं। तो इससे इन बातों का, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए ही जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जो सबसे पहले 1864 में किया था। और कुछ देशों ने मिलकर ये तय किया था, भले ही लड़ाई हो जाए लेकिन उस लड़ाई में ये नियम कम से कम फॉलो करने चाहिए। लड़ाई का मतलब ये नहीं है आप दूसरे को किसी भी तरह से टॉर्चर करो। उस कन्वेंशन में कई बार संशोधन भी हो चुके हैं, 1929 में, 1906 में और 1949 में। तो उसमें ये एग्रीमेंट किया गया था कि टॉर्चर नहीं किया जाएगा, रेप, जेनोसाइड, मल्टीलेशन, स्लेवरी और अदर क्राइम जो मानवता के खिलाफ माने जाते हैं, वो क्राइम युद्ध में नहीं किए जाएंगे। खासकर जीतने वाली सेना ऐसा नहीं करेगी। इसके अलावा प्रिजनर, कई बार जो हार जाता है जो देश, उसके सैनिकों को बंदी बना लिया जाता है या आम आदमियों को बंदी बना लिया जाता है, तो उसके बारे में भी नियम बनाए गए हैं कि उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाए, जो प्रिजनर सैनिकों को बनाया जाए हारने वाले देश के। और आम आदमी को तो बंदी बनाया नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये कुछ नियम युद्ध के बारे में जेनेवा कन्वेंशन चलता है, बनाए गए थे। अब बात आती है कि युद्ध के कारण क्या है। विचारक जो विद्वान है पॉलिटिकल साइंस में, वो कुछ कारक देते हैं। एक तो ह्यूमन नेचर की बात की जाती है। ज़्यादातर जो रियलिस्ट थ्योरी है या जो यथार्थवादी सिद्धांत, तो इस बात को कहता है कि आदमी का स्वभाव ही है कि वो हमेशा अपना वर्चस्व चाहता है, हमेशा उसका स्वभाव एग्रेसिव है, और वो दूसरे के साथ, जैसे आम जीवन में भी कई आदमियों का स्वभाव झगड़ालू होता, खास कर जिसके पास ताकत ज़्यादा होती हो तो दूसरे पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है, या एक चीज़ पर लड़ता रहता है, ये चीज़ मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, दूसरा कहता है मेरा अधिकार है। ऐसी ही व्यवस्था देशों में, क्योंकि देशों को चलाता कौन है?
सरकार, और सरकार व्यक्तियों से बनती है। तो एक किस्म से जो लीडर्स होते हैं वो भी इंसान ही, उनका स्वभाव भी एक आम आदमी की तरह है और वही एप्लीकेबल होता है। तो देश भी अपने हितों को ज़्यादा पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए या अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक मानव जो स्वभाव है वो वहाँ भी रिफ्लेक्ट होता है, नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी। और वो स्वभाव की वजह से आदमी झगड़ालू प्रवृत्ति का है और उसको इसलिए दुनिया में युद्ध होते रहते हैं। दूसरा रिजिम टाइप, यानी कि शासन की प्रवृत्ति कैसी है। कुछ जो शासन व्यवस्थाएं, खासकर जो तानाशाही शासन व्यवस्थाएं हैं, डिक्टेटरशिप, वो ज़्यादा प्रोन टू वॉर मानी जाती हैं, यानी कि वो वॉर ज़्यादा पसंद करती हैं, युद्ध को ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हिटलर की बात उदाहरण देते हैं, मुसोलिनी का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने, या नेपोलियन का उदाहरण देते हैं। जो तानाशाही व्यवस्था होती है उस पर कोई रोक लगाने वाला नहीं होता, पब्लिक ओपिनियन का भी ज़्यादा दबाव नहीं मानते। तो ये ज़्यादातर जो लिबरल थिंकर हैं, उदारवादी विचारक हैं, वो इस बात को कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी तो युद्ध की संभावना कम होगी। लोकतांत्रिक शासन में सरकार पर कई तरह के प्रतिबंध होते हैं, सरकार को जनता को जवाब देना पड़ता है। तो ये शासन की टाइप का ही माना जाता है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होगी तो युद्ध की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। एक आइडियोलॉजी की बात है, कुछ आइडियोलॉजी जो हैं वो युद्ध को समर्थक करते, कुछ स्कॉलर भी कहते हैं कि युद्ध होने चाहिए। जैसे मैकियावेली था, मैकियावेली ने युद्ध का गुणगान किया था, भाई युद्ध होना चाहिए, युद्ध देशों को ताकतवर बनाता है, देश में यूनिटी लाता है, कई वजह बताई। और कई जैसे फासिस्ट आइडियोलॉजी थी या नाजिज्म आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी युद्ध को बढ़ावा देती है। ये कहती है, जैसे फासिस्ट आइडियोलॉजी थी उसका, जो नाजिस्ट आइडियोलॉजी जो हिटलर की थी, उसका ये मानना था कि जर्मन श्रेष्ठ है और हमें अपने देश को विस्तार करना चाहिए, देश को बढ़ाना चाहिए, इसके लिए हमें दूसरे देशों पर हमले करने चाहिए। ये उनकी आइडियोलॉजी में शामिल था, जिसको हमें एक जो उच्च लेवल का, जो बिल्कुल हाई लेवल का जो नेशनलिज्म है, जो कट्टरता है राष्ट्रवाद की, वो उनमें होती है उस आइडियोलॉजी में। और जो कट्टर राष्ट्रवाद जिस आइडियोलॉजी में हुआ तो वो दूसरे देशों पर ज़्यादा हमला करने के लिए तैयार होंगे। तो एक आइडियोलॉजी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक धर्म के आधार पर भी आजकल मुस्लिम रिलीजन या क्रिश्चियन रिलीजन भी रहा है। हर एक देश की एक आइडियोलॉजी, हर एक देश का एक ये भी रहा कि वो अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहले क्रिश्चियन जो यूरोपियन देश थे, जिन्होंने दूसरे देशों पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाया, हमला किया, वो अपने साथ साथ अपने धर्म को भी वहाँ पर फैलाते थे और धर्म के लिए भी युद्ध होते रहे हैं। पहले क्रिश्चियन का ज़्यादा झगड़ा रहता था, मुस्लिम का झगड़ा रहता है, और मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में इसको क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी हंटिंगटन ने कहा है। तो ये रिलीजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है युद्ध के लिए, और धर्म के आधार पर देश या कुछ ग्रुप मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक है फिर ग्लोबल सिस्टम, यानी कि सिस्टम ही ऐसा है दुनिया का, कोई सरकार नहीं है, कोई ऐसा सर्वोच्च सत्ता नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई ऐसा मजबूत संगठन नहीं है जो देशों को रेगुलेट कर सके। ये एक एनार्की है, एक अराजकता जिसको बोलते हैं। यहाँ पर अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है, और अपनी रक्षा जब खुद करनी पड़ती है तो देशों को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है, या अपनी ताकत बढ़ाते रहना पड़ता है कि अपनी जितनी ताकत करेंगे उतना ही अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसको ज़्यादा ताकतवर ना हो जाए और उसको ताकतवर बनने से रोकने का प्रयास करता है। तो इसलिए देशों के बीच में ये अपनी जो एनार्कियल सिस्टम है ग्लोबल लेवल पर, इस वजह से देश युद्ध की संभावना ज़्यादा बनती है। यदि कोई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट हो जाए तो देशों के बीच में युद्ध और रोक सकते हैं। अब कोई संस्था ऐसी नहीं है जो देशों के बीच में युद्ध को रोक सके। एक इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, रिसोर्सेज कम है। हालांकि गांधी जी का कहना था कि आदमी की आवश्यकता के लिए तो रिसोर्सेज बहुत है दुनिया में, लेकिन उसके लालच के लिए बहुत कम है।
लालच को पूरा करने के लिए। तो ये देश लालच करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे के आर्थिक संसाधनों का दोहन करना चाहते हैं, या आर्थिक मुद्दों को लेकर या ट्रेड को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं देशों के बीच में, और जो लड़ाई का कारण बनते हैं। जो पहले कॉलोनियल जो पावर थी, इम्पेरियलिस्ट जो पावर थी, ब्रिटेन था या पुर्तगाल था या फ्रांसीसी थे, ये आर्थिक कारण था जो आपस में लड़ते रहते थे कॉलोनी के लिए। इसको हमने कॉलोनी, जैसे भारत पर भी अपना अधिकार जमाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध होते रहते थे, यूरोप में भी, और कई जगहों पहले जो युद्ध होते थे, खासकर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले तक, वो आर्थिक मुद्दों पर, लेकिन कि अपने आप का अपना ज़्यादा आधिपत्य जमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनी बनाना, उनके आर्थिक संसाधनों का दोहन करना, शोषण करना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण युद्ध का कारण बनता है, युद्धों का कारण रहा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वार। मुख्य रूप से ये टाइप्स हैं टोटल वार, लिमिटेड वार, गोरिल्ला वार, सिविल वार और प्रॉक्सी। इसके अलावा और भी कई तरह के नाम आते हैं, जैसे वर्ल्ड वार जिसमें ज़्यादा देश शामिल हो जाते हैं, या फिर साइबर वार जो एक दूसरे कंप्यूटर को हैक करने के लिए या उसको कंप्यूटर सिस्टम को कोलैप्स करने के लिए जो होते रहते हैं, या बायोलॉजिकल वार जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किए जाते हैं, या केमिकल्स वार इसमें केमिकल्स वेपन यूज किए जाते हैं, न्यूक्लियर वार। तो हर जगह हर तरह के कई बहुत सारी टाइप्स बन जाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से इन टाइप्स की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वार किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले टोटल वार। टोटल वार जैसे वर्ल्ड वार था और टोटल वार था। टोटल वार में क्या था कि इसमें combatants use every resources available to destroy the social fabric of the enemy, यानी कि इसमें देश अपनी पूरी ताकत झोंक देता, जो भी आधुनिक हथियार उसके पास है, जैसा भी ट्रिक्स अपना सकता है, टैक्टिक्स अपना सकता है, हर तरह का इस्तेमाल करके वो दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। ये पूरी तरह से वार होता है, इसमें दुश्मन को बिल्कुल ख़त्म करने के इरादे से कोई देश उतरता है, अपने सारे रिसोर्सेज उसमें युद्ध में झोंक देता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और इसमें सिविलियन कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ सैनिकों नहीं, कई बार हमले ऐसी जगह भी कर दिए जाते हैं कि ताकि उसको घुटने दे टेकने पर मजबूर कर दिया जाए। जैसे अमेरिका ने जापान पर जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए, वो क्या था, वो सिविलियन का अटैक था, लेकिन इतना बड़ा अटैक था कि ताकि उस सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके, और उसने वैसा ही किया था। तो इसमें सिविलियन कैजुअलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है टोटल वार में। लिमिटेड वार होता है, इसमें एक छोटा सा मकसद होता है, सिर्फ उसको पूरा करना होता है, कोई एक हित होता है, इसको ये टारगेट पूरा कर दे, इसके बाद उसको रोक दिया। जैसे भारत पाकिस्तान 1971 का वार था, उसमें सिर्फ क्या था कि बांग्लादेश को आज़ाद करवाना था, या उनको अपने बांग्लादेश को अलग होने से रोकना था, सिर्फ इतना ही मकसद था, एक दूसरे को ख़त्म करना उद्देश्य नहीं था। पर्शियन गल्फ वार था, यानी कि सिर्फ कुवैत को आज़ाद करवाना। जो अमेरिका ने जो हमला किया इराक पर, उसका एक उद्देश्य था, सिर्फ कुवैत को आज़ाद करवाना। तो इस तरह के जो युद्ध होते हैं उसका एक लिमिटेड होता है। इसमें इस वजह से युद्ध हुआ है, कोई बॉर्डर है, हमने कोई बॉर्डर का कोई हिस्सा है, उस पर कब्जा करना है, उसको कब्जा छुड़वाना है, तो सिर्फ इस उद्देश्य से लेकर ही युद्ध किए जाते हैं। इसमें एक उद्देश्य होता है, उसके बाद उसको समाप्त कर दिया जाता है। सिविलियन कैजुअलिटी हालांकि इसमें भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दुश्मन को समाप्त करने के बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, इसमें ये उद्देश्य नहीं होता डोंट सीक टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द एनिमी, यानी कि इसमें दुश्मन के सोशल और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को पूरी तरह से नष्ट करना इसका उद्देश्य नहीं होता। तो लिमिटेड वार एक निश्चित उद्देश्य को लेकर किया जाता है। एक होता है गुरिल्ला वार। गुरिल्ला वार हम अपने इतिहास में भी सुनते हैं, जैसे शिवाजी गुरिल्ला वार का अच्छा एक्सपर्ट था उसमें। तो गुरिल्ला वार एक किस्म से वो होता है जब कोई ग्रुप सीधा मुकाबला किसी ताकतवर देश से या किसी ताकत से नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में वो छापा मार, इसको हिंदी में छापा मार बोलते हैं, यानी कि घात लगाकर बैठना और पीछे से चुपके से हमला करना और हमला करके वापस छुप जाना। तो इस तरह से गुरिल्ला वार होता है। गुरिल्ला वार जैसे चीन में जो माओ ने विक्ट्री के बाद जो चांग काइंग शेक जो चाइना में था 1940 में चला था, गुरिल्ला वार था।
और वियतनाम में जो अमेरिका को हरा दिया, यानी कि अमेरिका को सफल नहीं होने दिया वियतनाम युद्ध में वियतनामियों ने, उसका भी उन्होंने गुरिल्ला वार के टेक्निक्स अपनाए थे। यानी कि वो सीधे हमला नहीं, सीधा मुकाबला नहीं करते थे, बल्कि छुप कर वार करते थे और वार करके फिर जंगलों में छुप जाते थे। ऐसे ही जो मुजाहिदीन, जो अफ़गानिस्तान पर जो रशिया ने अपनी सेनाएं भेजी हुई थी, वहाँ पर अपना कब्जा किया हुआ था, तो उन्होंने भी छापामार युद्ध का इस्तेमाल किया। आज एक किस्म से जो आतंकवादी जो आतंकवाद का सहारा लेते हैं, एक किस्म से छापामार युद्ध करते हैं। जो आजकल अफ़गानिस्तान में या ईरान इराक में जो ताकतवर देश के खिलाफ इतनी ताकत नहीं रखता कि उसको सीधे मुकाबले में हरा पाए, तो फिर वो इस टैक्टिक्स का सहारा लेता है। और ये गुरिल्ला वार दुनिया में ज़्यादातर कई देशों में चलते रहते हैं, बहुत सारे युद्ध ऐसे चलते रहते हैं। इसमें प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के खिलाफ ये किया जाता है। एक होता है सिविल वार। अब जो गुरिल्ला वार था वो अपनी एक स्टेट के खिलाफ भी हो सकता है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है, दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन जो सिविल वार का जो कंसेप्ट है वो एक देश के अंदर ही होता है। देश के अंदर कई बार दो गुट होते हैं जो सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। जैसे इराक में दो गुट बन गए, कुर्द अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, अफ़गानिस्तान में तालिबानी अपना अधिकार जमाना चाहते थे, या किसी और देश में कोई और गुट हो जाए जो बड़े पैमाने पर जैसे तमिलनाडु में ना, इसमें श्रीलंका में सिविल वार कई सालों तक चला था, जिसमें जो तमिल थे वो श्रीलंका की सरकार के साथ लड़ते रहते थे। तो सिविल वार जो विद इन ए कंट्री, एक सिंगल कंट्री में लड़ा जाता है, बिटवीन और अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ सिटीजन हु वांट टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड डोंट रिकॉग्नाइज अनदर ग्रुप राइट टू रूल। वो कहते हैं कि जो दूसरी सरकार है उसको अधिकार नहीं है शासन करने का, हमें उसको हटाना है और उसकी जगह अपना शासन स्थापित करना, तो इसको बोलते हैं सिविल वार। परोक्षी वार, परोक्षी वार एक से परोक्ष युद्ध होता है, इसमें डायरेक्ट शामिल नहीं होते। मान लो कि जैसे वियतनाम की बात है, वियतनाम में उत्तरी वियतनाम की तरफ से अमेरिका शामिल हो गया, दक्षिण वियतनाम को मदद देने लगा चाइना और रशिया मदद या यूएसएसआर मदद देने लगे। तो एक किस्म से वहाँ पर सेनाएं किसके लड़ रही है, अमेरिका की, और दूसरी तरफ है चीन की और यूएसएसआर की, लेकिन वो डायरेक्ट युद्ध में शामिल नहीं है, वो उनको मदद दे रहे हैं। तो शीत युद्ध के दौरान ऐसे परोक्ष वार बहुत होते थे। जैसे एक देश के अंदर एक गुट को एक ताकत ने समर्थन कर दिया, अमेरिका ने समर्थन कर दिया, दूसरे गुट को रशिया ने समर्थन कर दिया, वो उसको अपने हथियार अपने सैनिक भेज रहे हो, उसको भेज रहे हैं, तो इस तरह से वो आपस में लड़ भी रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली लड़ाई उनकी आपस में है भी नहीं। तो इस तरह से जो दूसरे गुट को पीछे से मदद देना और इस तरह के युद्ध में शामिल होना, उसको बोला जाता है परोक्षी वार। एक परोक्षी वार जो वार फोर्ट बाय थर्ड पार्टी, जो तीसरी पार्टी, यानी कि अगर उसमें दो गुट हैं, उसमें तीसरा कोई शामिल हो जाए किसी और तरफ से और उसकी तरफ से कोई दूसरा शामिल हो जाए, तो उसको बोलते हैं परोक्षी वार। कोल्ड वार में ऐसा मैंने बताया, जैसे कोरियन वार में अलग अलग गुट, एक तरफ से चाइना हो गया था, एक तरफ से अमेरिका हो गया। ऐसे ही वियतनाम में एक तरफ से अमेरिका, एक तरफ से चाइना और यूएसएसआर हो गया था। तो इस तरह के जो युद्ध होते हैं इनको बोलते हैं हम परोक्षी वार, जो डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं होते। अब थ्योरीज हैं, दो तीन थ्योरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो युद्ध के कारण बताते हैं, युद्ध क्यों होते हैं। इसमें एक थ्योरी रियलिज्म में है, एक लिबरलिज्म है, और इसके अलावा हम एक थ्योरी और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं हम मार्क्सिज्म, क्योंकि मार्क्स ने भी नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे हर चीज़ पर अपने विचार प्रकट करता है मार्क्सिज्म। तो देखेंगे रियलिस्ट थ्योरी तो मार्गेंथो के सिद्धांतों पर आधारित है, इसी तरह से कि इसमें जो है कि अपना सर्वाइव करना पड़ता है हर एक देश को, क्योंकि एनार्कियल सिस्टम है, स्ट्रक्चर ऐसा एनार्किक नेचर है, यानी कि अराजकता की स्थिति है, यानी कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, अपनी रक्षा खुद करनी है। तो ऐसी स्थिति में हर एक देश क्या कर सोचेगा, वो अपनी पावर बढ़ाएगा और अपने चाहेगा कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो उसके फेवर में हो, यानी कि इस तरह का बैलेंस नहीं, उसके पास दूसरे देश या दुश्मन से कम जरूर ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। तो हर एक देश अपनी ताकत बढ़ाता रहता है और कोशिश करता रहता है कि दुश्मन देश को हरा दिया जाए और उससे ज़्यादा ताकत हासिल कर दी जाए। तो ये कहते हैं कि ताकत हासिल करने में या अपना वर्चस्व स्थापित करने में या दूसरे को से ज़्यादा ताकत हासिल करने की जो लड़ाई होती है
अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो इसी वजह से युद्ध होते हैं, तो रियलिस्ट पावर जो कहती है। अब लिबरल थ्योरी 3 कारण बताती है जो पूरे नहीं होते इसलिए युद्ध होते हैं। वो कहते हैं कि देश ताकत नहीं चाहते, यानी कि शांति से रहना चाहते, एक दूसरे को अपना दुश्मन नहीं मानते। वो कहते हैं कि 3 प्रिंसिपल हैं, ये प्रिंसिपल नहीं पूरे होते इसी वजह से युद्ध होते। अगर ये तीनों लागू हो जाएं तो युद्ध नहीं हो। ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, उसने कहा यदि सारे देश डेमोक्रेटिक बन जाए तो लड़ाई की संभावना बहुत कम हो जाती है। डिक्टेटरशिप या कम्युनिज्म की वजह से लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि वो ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ेंगी, एक दूसरे से व्यापार ज़्यादा बढ़ेगा, या टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे पर निर्भर ज़्यादा होंगे, तो जितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस होगी युद्ध की संभावना उतनी ही कम होगी। तीसरा है पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बने और ताकतवर बने और देश उसमें हिस्सा ले। अगर ये बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जितने ज़्यादा एक्टिव होंगे, युद्ध की संभावना उतनी ही कम होगी। इस थ्योरी में ये थ्योरी फिर ये कहती है कि ये प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं करते। वार अकर व्हेन दिस प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट, यदि ये प्रिंसिपल नहीं होंगे तभी युद्ध होता है। स्टेट्स दैट आर ऑटोक्रेटिक आर मोर लाइकली टू इन्वॉल्व इन वॉर, जहाँ पर ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाही है वहाँ पर ज़्यादा युद्ध होने की संभावना होती है। लैक ऑफ इंटरडिपेंडेंस थ्रू ट्रेड, जहाँ पर इंटरडिपेंडेंस कम है जो मैंने बता दिया, और इंटर इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एलिवेट अनार्किल नेचर को एलिवेट करने में, यानी कि जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने में वो मदद जब नहीं करते या कोई अच्छा प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं करवाते तभी युद्ध होते हैं। तो लिबरल थ्योरी का मानना है कि ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से, इनकी कमी है जिसकी वजह से युद्ध होते हैं। और रियलिस्ट थ्योरी का मानना है कि सिस्टम ही ऐसा है, अनार्किल सिस्टम है, इसमें हर एक देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, बैलेंस ऑफ पावर को अपने हक में करना चाहता है, अपना वर्चस्व चाहता है, इस वजह से युद्ध होते हैं। अब मार्क्सिस्ट थ्योरी इसको इकोनॉमिक ढंग से देखते हैं, मार्क्स अपने तरीके से देखता है। इसमें देखता है कि युद्ध जो हैं, मॉडर्न वार आर कॉज्ड बाय कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड मार्केट बिटवीन ग्रेट पावर्स, यानी कि आर्थिक संसाधनों पर अधिकार जमाने के लिए युद्ध होते हैं। उसने कहा कॉलोनियल पावर थी जो ब्रिटेन, पुर्तगाल वगैरह, वो दूसरे देशों के यानी कॉलोनियल पावर पर आर्थिक शोषण करना चाहते थे, उनके रिसोर्सेज पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, और इस वजह से ही युद्ध होते हैं। क्लेमिंग दिस वार आर ए नेचुरल रिजल्ट ऑफ फ्री मार्केट एंड क्लास सिस्टम। फ्री मार्केट है, दुनिया 2 वर्गों में बटी हुई है, प्रोलेटारिएट और बुर्जुआ, इस वजह से युद्ध होते हैं। उसने कहा था अगर ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, वार विल डिसअपियर वंस ए वर्ल्ड रिवॉल्यूशन ओवरथ्रोइंग फ्री मार्केट एंड क्लास सिस्टम। जब ये फ्री मार्केट का सिस्टम खत्म हो जाएगा, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी, उसके बाद युद्ध भी नहीं होंगे। दुनिया में क्रांति के बाद ये चीज़ें समाप्त होनी हैं, मार्क्सवादी क्रांति के बाद, और फिर युद्ध नहीं होंगे। तो मार्क्स इस नज़रिए से देखता है, आर्थिक शोषण के नज़रिए से, कि युद्ध क्यों होते हैं। अब युद्ध के अल्टरनेटिव, यानी कि युद्ध को कैसे, युद्धों को रोका जा सकता है, युद्धों को कम किया जा सकता है, तो ये कुछ अल्टरनेट सुझाए जाते हैं। तो डिसआर्मेंट, यानी कि ये माना जाता है युद्ध का एक कारण आर्मामेंट है। दुनिया के पास खतरनाक हथियार, उन हथियारों का उनको प्रयोग करना है। हथियारों का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है और हथियारों के दम से देश को ये लगता है कि दूसरे को हरा सकता है, तो इस वजह से युद्ध की संभावना ज़्यादा बनती। तो डिसआर्मामेंट युद्धों को रोकने में मदद करेगा, यानी कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए, हथियार वगैरह समाप्त कर दिए जाने चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि एक कोई भी देश आक्रामक है तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से सभी देशों को उसका विरोध करना चाहिए, उस आक्रामक देश को रोक देना चाहिए। तो पहले ये लागू भी रहा है कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रोविजन कुछ साल के लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, लेकिन आज ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट यूएनओ के माध्यम से कुछ संभावना बन सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कलेक्टिव सिस्टम उभर के नहीं आया है जो एक देश आक्रमण करता तो सारे देश मिलकर उसका विरोध करे, उसको रोक दे, क्योंकि देशों के हित अपने अलग अलग जुड़े हुए हैं और अपने अपने हितों को ध्यान में रख कर कोई देश दूसरे देश का विरोध करता है या उसका समर्थन
करता है। ये कोई मजबूत यदि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आज यूएनओ है, लेकिन यूएनओ एक बहुत ही कमज़ोर संगठन है इस मामले में। यदि इसको कुछ ज़्यादा ताकत दी जाए, इसकी कुछ एक मजबूत सेना बनाई जाए, इसको इकोनॉमिक रिसोर्सेज इसको अच्छे उपलब्ध करवाए जाएं और इसके निर्णय बाध्यकारी किए जाएं, तो इस माध्यम से भी युद्धों को रोका जा सकता है। इंटरनेशनल लॉ यानी कि जैसे देश के अंदर कानून बनाए जाते हैं, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देशों के लिए भी कानून बनाए जाएं और उनको ये नियम बनाए जाएं कि जिनके तहत वो अपने हितों को सुलझा ना अपने विवादों को सुलझा सके और हितों को पूरा कर सकें। एक है फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये एक काल्पनिक बात है, कई विचार की कल्पना करते हैं कि जैसे एक देश के अंदर सरकार है, ऐसी ही एक सरकार पूरी दुनिया के लिए भी होनी चाहिए जो सभी देशों के व्यवहारों को नियंत्रित करे। पूरे देश का, पूरी दुनिया का भी एक संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार देश अपने काम करे, लेकिन देश अपनी प्रभुसत्ता, अपनी संप्रभुता छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट यदि कभी बनेगी, इसका सपना कभी साकार होगा, तो देशों को अपनी प्रभुसत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो ये कुछ अल्टरनेट्स सुझाए जाते हैं युद्धों को रोकने के लिए। तो ये हमारा विश्लेषण था युद्ध के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो युद्ध चलते रहते हैं। धन्यवाद।